दोस्तों आज की डेट में एक कहावत है, भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है। लेकिन जब आपके घुटने जवाब दे दें तो? और आज की डेट में ये हर भारत के घरों की परेशानी बन गई है। इसी परेशानी को समझना है तो आपको एक ऐसे डॉक्टर के पास आना पड़ेगा जिनके पास अच्छा खासा अनुभव हो। एक टर्म है रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। और भारत में इस टेक्नोलॉजी को लेकर अगर कोई सबसे फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है तो डॉक्टर राजीव सर हैं। 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। यूके से ट्रेनिंग लेकर आए और फिर भारत में इसे एक तरीके से एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव सर चेयरमैन है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ बोन एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक आप यू। हमारे साथ आए, आप हमारे आपसे बातचीत करते हैं। आपका 25 सालों का ये शानदार अनुभव, शानदार सफर कैसा रहा इसे ही समझते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत ही बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया कि आदमी तब थकता है जब उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। हम ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, पर जब हमारे घुटनों में दर्द होती है तो हम अपने आप को एक अपाहिज मानते हैं और आगे ज़िंदगी में कदम नहीं बढ़ा पाते। बिल्कुल सही बात कही आपने। राजीव सर, आप चेयरमैन हैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ बोन एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के। और रोबोटिक एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है। अपने दर्शकों के लिए आपसे इस बारे में भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत आपके 25 साल के सफ़र से करते हैं। 25 साल का बड़ा लंबा अनुभव, कैसा ये सफ़र रहा आप तक का? ये सफ़र अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रहा। शुरू में मैंने एमबीबीएस की लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो दुनिया के सबसे पुराने और बढ़िया कॉलेजेस में माना जाता है। उसके बाद मैंने एमएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से, फिर अपनी ट्रेनिंग की सीनियर रेजिडेंसी के तौर पे, जहां अपनी सर्जिकल स्किल्स को इम्प्रूव किया, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। उसके बाद मैं हायर ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो आपने अभी जिक्र किया, उसके लिए मैं यूके गया। वहाँ मैं 9 साल मैंने ट्रेनिंग ली। कुछ समय मैंने यूएसए में भी बिताया। फिर मैं आया इंडिया। इंडिया आके फिर मैंने दिल्ली एनसीआर में 2-3 हॉस्पिटलों में काम किया और अभी मैं पिछले 8 साल से मणिपाल हॉस्पिटल में हूँ, हाँ। जहाँ मैं अपने मरीज़ों को जो मेरी ट्रेनिंग है उसका लाभ पहुँचा सक रहा हूँ। लेकिन इन 25 सालों में सर हर तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। कुछ उतार, कुछ चढ़ाव, कई अलग तरीके के पेशेंट, कई अलग तरीके की सर्जरी। लेकिन सबसे सेटिस्फैक्टरी चीज़ आपके लिए क्या रही? सबसे सेटिस्फैक्टरी चीज़ है जब भी हम अपने मरीज़ों को जो पेन में करा रहे होते हैं, उनको नई ज़िंदगी देते हैं इस रूप में कि वो चल पाएँ। पेन फ्री मोबिलिटी। हाँ। जैसे ही उनको पेन फ्री मोबिलिटी मिलती है, उनको लगता है कि उनको नया जीवन मिल गया है और वो अपने डे टू डे काम या अपनी फैमिली के साथ, जैसे अब हम ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द ओल्ड एज में देखते हैं, बिल्कुल। वो उनके गोल्डन ईयर्स हैं। बट अब देखिए काफ़ी मरीज़ हैं, अपाहिज हैं, वो चल नहीं पा रहे, तो जब उनको पेन फ्री लाइफ मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। ये सबसे सेटिस्फाइंग है। बिल्कुल सर। और इसीलिए जिस तरीके से अगर ये आपका घुटना जवाब दे दे तो फिर आपकी ज़िंदगी थम सी जाती है। और फिर जब वो वापस से चलने लगता है तो अनुभव भी नया होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक बेजान शरीर में प्राण फूंक दियो। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन सर अगर हम ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को समझें, क्या होता है ये और आज के डेट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, मैं सबको बताना चाहूँगा, ये नहीं है कि सिर्फ रोबोट करता है। हम्म। रोबोट हमारे कंट्रोल में रहता है, बट क्योंकि रोबोटिक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी हमें प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के द्वारा और 3D जब हम देखते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर या हाँ। घुटनों का स्ट्रक्चर, उसकी हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और हम्म। एकदम सटीक जॉइंट यूज़ करके उसको एक्यूरेटली किसी भी मरीज़ में प्रत्यारोपण कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि उसको कितना फ़ायदा होगा। उसको एक तो पेन रिलीफ मिलेगा, हम्म। एग्जैक्ट एनाटॉमिकल जॉइंट मिलेगा और उसको चलने फिरने में बहुत आराम मिलेगा। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उससे हमें प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, इंट्रा ऑपरेटिव 3D गाइडेंस जो मिलती है, उससे हम बिल्कुल बेस्ट जॉइंट डाल सकते हैं। बाकी नॉर्मल रिप्लेसमेंट से और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट एंड अलाइनमेंट ऑफ द लिम्ब। उसका हम्म। मतलब है कि जब भी हम रोबोटिक टेक्निक से प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करके और उसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं इंटर ऑपरेटिव,
और एक्चुअली रियल टाइम गाइडेंस है। रोबोट हमें बताता रहता है कि कौन सा कट कितने एमएम का लेना है। इट इज़ हाँ। सो एक्यूरेट, हमें एक एक एमएम का कट बताता है बोन में कितना लेना है, चाहे वो थाई बोन हो जिसको हम फीमर बोलते हैं, टीबिया हो। तो अगर आप मानिए कि अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट कट लेंगे तो एक्यूरेट ही आर्टिफिशियल जॉइंट हम डालेंगे पेशेंट में, जब उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, मिलीमीटर की हो जाएगी, जो संभव नहीं है नॉर्मल हैंड से, उतना एक्यूरेट संभव नहीं है। एग्जैक्ट। तो अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो अब मानिए कि पेशेंट को बिल्कुल ऐसे फील होगा उसका नॉर्मल नेचुरल जॉइंट है जो उसका सदियों से चला आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, पेन रिलीफ मिलता है उस जॉइंट से जो एक्यूरेट जॉइंट है। एक और है कि अगर जो भी हमारा आर्टिफिशियल जॉइंट है तो आर्टिफिशियली, अगर उसे हम एक्यूरेटली प्लेस करेंगे वो घिसेगा कम। ये एक मेन कारण है, जब भी जॉइंट एक्यूरेटली प्लेस नहीं होता वो घिसता ज़्यादा है। घिसता ज़्यादा है तो वो एक्चुअली वॉर्न आउट होके उसका दोबारा रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है। देखिए कितना फ़ायदा है मरीज़ के लिए भी कि अगर हम एक्यूरेटली और लेस वियर के साथ जॉइंट उसको दे सकते हैं। राजीव सर, रोबोटिक की सर्जरी के अलावा घुटने की सर्जरी, चोट और स्पोर्ट्स इंजरी जैसे भी कई क्षेत्रों में आप काम करते हैं, इनमें क्या नए बदलाव आए हैं? इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव तो हम आपसे डिस्कस कर ही लिया, हाँ। जो हमारा रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा जो ट्रॉमा में या और स्पोर्ट्स इंजरी में आपने सुना होगा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले हमें स्पोर्ट्स इंजरीज में पूरा घुटना खोल के लिगामेंट बनाना पड़ता था, अब स्मॉल एक पेन जितने आकार के होल्स होते हैं, उसी के थ्रू नए इंस्ट्रूमेंटेशन से, नए तरीके की जो आविष्कार हुए हैं उससे हाँ। हम एक्यूरेट लिगामेंट्स रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक कि मिनिमल कट से दूरबीन के द्वारा प्लेस करते हैं, ताकि स्पोर्ट्समैन रिहेबिलिटेशन के बाद फिर से अपने स्पोर्ट्स फील्ड पे जा पाए। दूसरा, ट्रॉमा में हमारे इतनी बढ़िया टेक्निक्स आई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली विद रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी हम देख पाते हैं बिफोर इवन वी टच अ पेशेंट कि उसमें एनाटमी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्शन है या टिश्यूज़ में चोट कहाँ लगी है या बोन में कहाँ चोट लगी है, उसको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रॉमा सिंपल चीज़ तो नहीं है, किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ उसकी बोन के 10, 20, 30 पीस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग से, जो हमारे सीटी स्कैन है, एमआरआईज हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उससे हम देख सकते हैं कि इसको कहाँ से कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद सर्जरी काफ़ी आसान हो जाती है, और ऑब्वियसली ये सब क्यों है, इससे पेशेंट का रिजल्ट बेटर होगा, बेटर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन होगी, तो वो बहुत खुश रहेंगे लॉन्ग टर्म। राजीव सर, 25 साल हो गए आपको। 25 साल पहले आपने सोचा था कभी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई रोबोटिक सर्जरी भी होगी और सारी चीज़ें परफेक्टली, एक्यूरेटली मशीन्स के ज़रिए से आप कर पाएंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस दौर में? तो ये कभी था? ये बिल्कुल नहीं था कि हम ये कर पाएंगे, बट एक पैशन थी कि जब भी कभी काम करेंगे या ऑर्थोपेडिक सर्जरी करेंगे वो अपना बेस्ट देंगे। सी आसान नहीं है, अब हमारी स्टेज पे हम कोई पुरानी टेक्निक कर रहे हैं, नई टेक्निक लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हम हमेशा ट्राई करते रहते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। मैं अभी भी बाहर ट्रैवल करता हूँ, जैसे कहीं कोई नई टेक्निक आई तो यूके, यूएसए, कहीं पे भी जहाँ बेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि पैशन है, पेशेंट को ठीक करना है, पेन फ्री चलाना है, मोबिलिटी देनी है, उसी वजह से ये सब मैं कर पा रहा हूँ। और ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी से, नई टेक्निक से, चाहे अब हम 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर नई चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं तो ऑब्वियसली वी गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड ऑब्वियसली पेशेंट्स फील वेरी हैप्पी कि डॉक्टर साहब भी लेटेस्ट चीज़ों से हमारा इलाज कर रहे हैं। हाँ। आप जब इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए गए वहाँ पर, तो वहाँ से आप इंडिया वापस आए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग वाला जो पार्ट था सर, उसने कैसे आपके काम में एक बड़ा बदलाव लेकर आया? देखिए, जैसे हम अभी सपोज दिल्ली से मैं यूपी के इंटीरियर में भी चला जाऊँ, वहाँ कुछ आपको किसी और सर्जन से डिफरेंट टेक्निक्स मिलती हैं कि कम फैसिलिटीज़ में कैसे वो अपने पेशेंट्स को ठीक करें। ऐसे ही अगर आप कहीं बेटर सेंटर में जाते हैं, वहाँ भी आपको कई टेक्निक सीखने को मिलती है, स्पेशली पेशेंट केयर। पेशेंट को कैसे समझाना है, उसकी फैमिली को कैसे गाइड करना है कि उनको आगे कैसे रिहेबिलिटेशन चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे
कॉलेजेस में जहाँ पे 2000 पेशेंट्स होते थे एक हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ मैंने इंडिया में ट्रेनिंग की है, कई बार हम उसका ख्याल नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं कि हम चाहते नहीं थे, पर वक्त नहीं होता था या पेशेंट्स को हम समझा नहीं पाते थे। तो ये जो सब टेक्निक्स हैं या पेशेंट कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसको हमें एक्चुअली वहाँ पे क्लास होती थी कि पेशेंट को कैसे समझाना है ऑपरेशन के बारे में। चाहे नई टेक्निक है, हमने इम्प्लांट डालना है, हाँ। उसके लिए भी हम कंसेंट लेते थे कि ये इम्प्लांट हम डालेंगे पेशेंट में, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जैसे किसी को अगर हम इम्प्लांट करते हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, तो कभी उनकी डेंटल ट्रीटमेंट भी हो, तो अमूमन हमें उन्हें बताना पड़ता है कि उस टाइम उनको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए ताकि कहीं उनके जॉइंट में इन्फेक्शन ना आ जाए। तो ये सब टेक्निक्स प्लस मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, वेस्ट में कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग होती थी, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन स्पेशली, जो मैंने अपनी यहाँ प्रैक्टिस में भी शुरू किया है। सब मिलते हैं, अपने रिहेबिलिटेशन वाले, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की हम टीम, कि कैसे हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को वेस्टर्न ट्रेनिंग से मिली, एंड ऑब्वियसली लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट, ये सब भी हैंड्स ऑन सीखने का मौका मिला। जब मैं गया था वहाँ, तब ये सब चीज़ें कम थी इंडिया में। अब तो इंडिया में सी वॉट एवर द वेस्ट इज़ डूइंग इक्विपमेंट वाइज, वी हैव गॉट एक्चुअली इक्विवेलेंट और बेटर देन देम। सो उसी ट्रेनिंग का फ़ायदा हुआ कि हम उसको ला पाए और अपने पेशेंट्स को उसका फ़ायदा दे पाए। जब कोई पेशेंट सर आपके पास आता है तो फिर ऑपरेशन या सर्जरी के लिए, तो फिर वो सारे कम्युनिकेशन वहाँ से हट जाते हैं, एक डॉक्टर और एक पेशेंट आमने सामने होते हैं। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि भाई आपको उसे बताना भी है कि ऑपरेशन अगर करने की ज़रूरत है तो करना पड़ेगा, और उसे उसके मन में चल रहे सारे उधेड़ बुन में वो फंस जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, सही हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी। फिर एक डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से आप पेशेंट से कहते हैं कि भैया आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है, और जो आपने कहा कि एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। सी वो तो पेशेंट डॉक्टर रिलेशन एकदम सैक्रोसेंट है। कि कोई भी पेशेंट को क्वेरी है, सर्जरी कराने से पहले वो ज़रूर पूछेगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अपने फैमिली मेम्बर को भी लाइए, जो वेस्ट में नहीं था। वहाँ पेशेंट ही डिसीजन लेता था, फैमिली मेम्बर्स वर नॉट कंसिडर्ड, माना नहीं जाता था ठीक। यहाँ पे हमें उन सब के रिलेटिव्स को भी बताना पड़ता है, और एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन है जब हम उनको ऑपरेशन के लिए बताते हैं, उनके फ़ायदे बताते हैं, नुकसान बताते हैं या कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं, तो वो एक्चुअली उसके बाद बहुत ही कम लिटिगेशन और कॉम्प्लिकेशंस का चांस है। बिल्कुल ठीक, आप उनको बैठ के थोड़ा टाइम दीजिए, समझाइए जो उनको पूछना है। कि पोस्ट ऑप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्थोपेडिक्स में। इवन रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी हमें काफ़ी रिहेबिलिटेशन पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को दोबारा से चलना सीखना पड़ता है, या अगर वो टेढ़ा चल रहे थे तो वो स्ट्रेट हो जाती हैं लेग्स, तो टेढ़ा से सीधा चलने में भी उनको टाइम लगता है। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर हम उनको ठीक से बताएंगे, सो दे डू वेरी वेल, एंड एक्चुअली पेशेंट्स ठीक होना चाहते हैं, तो वो समझने की कोशिश भी करते हैं। और सर इसमें सबसे बड़ा रोल जो आज के डेट में निकल कर सामने आया है वो है रोबोटिक सर्जरी। इस रोबोटिक सर्जरी ने आपके काम करने के तरीके को किस तरीके से बदल दिया? इस रोबोटिक सर्जरी ने हमें ये सिखाया है कि अगर पेशेंट की, जो हम सोचते थे कि हमें बाय नेकेड आई, या हम पहले प्री ऑप इतनी प्लानिंग नहीं कर पाते थे, रोबोटिक सर्जरी ने हमें बताया कि कैसे 1 मिलीमीटर कट से, जैसे अगर हम सपोज 8 mm का कट ले रहे हैं, तो रोबोटिक हमें सर्जरी बताती है कि 6 mm कट से भी हमारा ये जॉइंट लग सकता है और अलाइनमेंट ठीक हो सकती है। आपको लगेगा 6 और 2 mm में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप ये देखिए जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं रोबोटिक, वो एल्डरली पेशेंट्स में करते हैं, तो उनकी बोन पहले से ही वीक है या ऑस्टियोपोरोटिक है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा कम है। तो आप सोचिए कि अगर हम 2 mm की भी बोन किसी मरीज़ की बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जितना बोन मास होगा उनकी रिकवरी उतनी फास्ट होगी। तो 1-2 mm का जो हमें रोबोटिक गाइड कर पाती है, वो हम नॉर्मल हैंड आई कोऑर्डिनेशन से नहीं कर पाते थे। तो एक्चुअली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है पेशेंट्स को। सर, बतौर चेयरमैन मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ बोन एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, हॉस्पिटल में ये सुविधाएं मिल सकें, ये सारी चीज़ें बदलाव आ सकें, ये सब आपने कैसे सुनिश्चित किया? ये हमने सबसे ज़रूरी, तो जैसे कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, वो सिर्फ एक अकेले आदमी का फील्ड नहीं है। उसके लिए चाहे इम्प्लांट कंपनीज वाले हों या मेरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो,
हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, इम्पॉर्टेंटली हमारा फिजियोथेरेपी हो। तो पेशेंट को बेस्ट केयर देने के लिए मैंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि मेरे पास बेस्ट टीम होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। हाँ। सेकेंडली, अपने सारे जो स्टाफ हैं उनको हम कहते हैं कि आप नई टेक्निक सीख के आइए या पेशेंट केयर के लिए नई चीज़ें आप बताएं, क्या हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। हाँ। अब ऐसा नहीं है, जो नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है तो नर्स हमें कुछ आइडिया देगी तो हम वो यूज़ करेंगे पेशेंट केयर में। उसके अलावा जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं डिफरेंट कोर्सेज पे भेजता हूँ हॉस्पिटल की तरफ से भी, और हम अपना जैसे मेडिकल फील्ड में भी हम जाते रहते हैं कॉन्फ्रेंस में, वहाँ भी कोई हमें किसी सर्जन से अच्छी टेक्निक मिलती है तो मैं अपने जूनियर्स को भेजता हूँ। मणिपाल इंस्टीट्यूट्स को तो आप जानते हैं, उनका मेन काम था मेडिकल एजुकेशन। हाँ। तो आप मानिए वहाँ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। फिर हमारी जो फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन टीम है वो भी सब बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, सीख के आए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही हम पेशेंट को बेस्ट केयर दे सकते हैं। और जो पेशेंट पहली बार जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या आप सलाह देंगे? उन्हें हम यही सलाह देंगे कि अगर कोई भी आपका कष्ट है या जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है, जो आपको डे टू डे लाइफ नहीं जीने दे रही, हाँ। या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं नहीं जाना चाहते, घर से नहीं निकलना चाहते। बहुत पेशेंट से मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड किड के साथ आप बाहर जाना चाहते हो? कह रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब, दर्द होती है, नहीं जाना चाहते। तो उसको डिले मत करिए, आके हमसे मिलिए। आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं, चाहे किसी को मेडिकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कुछ भी है, वो हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, फिजिशियंस हैं जो उसको कंट्रोल करके उनको इतना फिट कर सकते हैं कि वो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करा के देन दे कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। और ये सही बात भी है, अगर आपके इन घुटनों में जान नहीं बची है किसी भी कारणवश, तो घर बैठे आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, राजीव सर जैसे डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा, और तभी आप सारी चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हैं। और शायद वही फर्स्ट फेज़ होता है जब आदमी घर से सोचता है कि भैया अब हम जा रहे हैं और हमें ये रिप्लेसमेंट करवाना है, अब वक्त आ गया है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं। रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं हम सर, हाँ जी। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट किस तरीके के पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है? देखिए, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक आधुनिक टेक्निक है। हाँ। वो अगर हम किसी भी पेशेंट में करेंगे, उसके जॉइंट प्लेसमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हम मैनुअल नहीं कर सकते, अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। बट किन में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? एक तो वो पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक पेन और स्वेलिंग है, प्लस क्रॉनिक डिफॉर्मिटीज़ हैं, जिनके घुटने आपने देखा होगा चलते हुए काफ़ी टेढ़े हैं। उनमें हमें रोबोटिक टेक्निक से बिल्कुल एक्यूरेट कट्स का अंदाज़ा लगता है, और हमें इंटरऑपरेटिव 3D गाइडेंस मिलती रहती है कि कितना कट करना है, कितने कट करना है, ताकि हम उनको एक्यूरेट जॉइंट दे पाएँ। एक और कंडीशन है जिसमें अभी हमने 2-3 केस किए हैं। जैसे किसी को पुराना थाई बोन का फ्रैक्चर था, उनके रॉड पड़ी हुई थी। उनमें हम जो पुरानी हमारी टेक्निक थी, उनके हिसाब से हम इंट्रामेडुलरी गाइडेंस से नहीं कर सकते जो नी रिप्लेसमेंट। उसके लिए हमें रोबोटिक, बिना इंट्रामेडुलरी गाइडेंस के रोबोटिक टेक्निक से हम उनको बिल्कुल एक्यूरेट जॉइंट दे सकते हैं। और जिनके टिबिया में सपोज लेग बोन में भी फ्रैक्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पहिया वाहन बहुत चलते हैं, तो बहुत कॉमन इंजरी है टिबिया का फ्रैक्चर, फीमर का फ्रैक्चर, थाई बोन का। तो उनके अगर पहले ऑपरेशन हो रखे हैं, पहले डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनमें हमें रोबोटिक टेक्निक से बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस मिलती है कि कितने काटना है और कैसे जॉइंट प्लेस करना है। इन पेशेंट्स में तो हमारे पास रोबोटिक टेक्निक जो हमारे हॉस्पिटल में है अनिवार्य है। सर, जिस हम चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में या फिर घुटनों के दर्द के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं लगता कि भारत में बमुश्किल कुछ परिवार छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर हर परिवार के अंदर, हर फैमिली में 1-2 केस ऐसे ज़रूर हैं। और फिर तो इस तरीके की सिचुएशन आप क्या सलाह देना चाहेंगे, इस तरीके की एडवाइस कि भैया समय से पहले आपके घुटने जवाब ना दें, उसके लिए क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? ये तो मैं सबसे कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या है? सबसे ज़रूरी तो है जैसे अपना आइडियल वेट रखें,
अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जितना घुटनों पे लोड पड़ेगा उतने ज़्यादा घुटने घिसेंगे या कोई भी जॉइंट घिसेगा। हाँ। तो अगर आप आइडियल वेट हैं तो आप घुटनों पे लोड एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं। सेकेंडली, घुटनों की या किसी भी जॉइंट की न्यूट्रिशन मूवमेंट से मिलती है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली तो हमारे घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट होता है जो न्यूट्रिशन देता है, तो उससे घिसने का चांस कम से कम है। तो आपने देखा होगा जो एक्टिव बिल्कुल थिन पेशेंट्स होते हैं हाँ। और रेगुलरली लेट एज तक अपने डे टू डे काम करते हैं, उनके ऑस्टियो आर्थराइटिस के, जिसे हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, रिस्क सबसे कम होता है। ऑब्वियसली उसके अलावा हेल्दी डाइट, अगर हम सिगरेट शराब का सेवन नहीं ज़्यादा करते जो हमारे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, कार्टिलेज हेल्दी रहेगा। तो हमें इस तरीके से हम अपने जॉइंट्स की डीजनरेटिव आर्थराइटिस प्रिवेंट कर सकते हैं। लीवर हर्ट के बारे में तो सुना है, लेकिन जो लोग स्मोक और ड्रिंक करते हैं वो क्या अपने घुटनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप जॉइंट्स को देखिए भी? आप देखिए सबको पता है कि हाँ। जब भी हम बहुत स्मोक करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है, चाहे वो हार्ट है, लीवर है, वो जॉइंट में भी तो कम होगी। हाँ। सिंपल सी बात है। वो ऐसा तो है नहीं कि सिगरेट सिर्फ लीवर का ब्लड सप्लाई कम करेगी, जॉइंट्स में भी तो हमारा ब्लड फ्लो जा रहा है या न्यूट्रिशन जा रही है। तो ये हम आदमी सोचते नहीं है, बट वो कम करेगी। अगर कम करेगी हाँ। तो डैमेज होगा, उसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिलेगी, तो आर्थराइटिस होगी। हम्म। और सर ये जो रोबोटिक टेक्निक है, ये जो दूसरी तरीके की सर्जरी है, रोबोटिक टेक्निक सर्जरी को किस तरीके से बेहतर बनाती है? रोबोटिक टेक्निक जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के टाइम पे ही उसकी 3D एनाटमी स्टडी कर लेते हैं। हाँ। उस एनाटमिकल मॉडल को, जैसे मेरा नी आपके नी से अलग है, हाँ तो बिल्कुल। मेरा एनाटमिकल मॉडल अलग है, आपका अलग है। हाँ। तो उस एनाटमिकल मॉडल को हम अपने रोबोट में फीड कर देते हैं, जिससे हमें 3D गाइडेंस मिलती है, कितने mm का कट लेना है, किस बोन में कितना कट लेना है, मीडियली जैसे टेढ़ा है, अंदर के हिस्से में 2 mm कट है और बाहर के हिस्से में 6 mm कट है। ये सब हमें रोबोट बताता है। अगर आप मानिए कि अगर हम रोबोटिक से बिल्कुल एक्यूरेट मिलीमीटर वाइज कट ले रहे हैं, तो हमारा जॉइंट प्लेसमेंट भी तो बेटर होगा। हाँ। अगर जॉइंट प्लेसमेंट बेटर होगा तो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स के पेन भी कम होगा, जॉइंट घिसेगा भी कम, बिकॉज इट इज़ एक्यूरेटली प्लेस्ड। उसी को लॉन्ग टर्म वो जॉइंट चलेगा भी ज़्यादा, पेन रिलीफ मिलेगा और पेशेंट अपने नॉर्मल फंक्शन में जल्दी से जल्दी जा सकता है। तो ये सब बेनिफिट हैं रोबोटिक सर्जरी के। सर आपने हर परिवार को तो सलाह दे दी, लेकिन जो छात्र, जो बच्चे ऑर्थो के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके की आप सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आई हैव नॉट रिग्रेटेड माई डिसीजन ऑफ बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एवर। क्योंकि जब मैं पेशेंट देखता हूँ जो बिल्कुल लाचार व्हील चेयर पे या बेड पे मेरे पास आता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद उसको खड़ा होके कुछ महीनों बाद ही, ऐसा नहीं कुछ सालों बाद, हाँ। कुछ महीनों बाद खुद चल के क्लिनिक में आता है और इतना खुश होता है उसे कि मैं अपने को, मेरे को मोबिलिटी मिल गई। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन एक्चुअली, इट इज़ द बेस्ट रिवार्ड फॉर अस एज अ डॉक्टर और स्पेशली एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो मैं यही कहूँगा बडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को कि ये बहुत ही बढ़िया स्पेशलिटी है, इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे ब्रांच में मोबिलिटी देना ही सबसे ज़रूरी काम है और वो हम दे सकते हैं। और एक्चुअली ह्यूमन लाइफ का क्या क्या काम है, जैसे आपने एक बारी टिप्पणी की थी कि मोबाइल होना चाहिए, हाँ। मोबिलिटी सबसे ज़रूरी है, हम घुटनों पे चलें, अपने जॉइंट्स पे चलें। अगर हम किसी के लिए वो कर सकते हैं तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या वरदान। और आपके सामने सर सबसे क्रिटिकल केस कौन सा आया जब आपको लगा कि भाई या तो मामला फंस रहा है और फिर सारी चीज़ें बेहतर, कोई क्रिटिकल केस आपके देखिए पास? क्रिटिकल केस तो बहुत आते हैं अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पर जो क्रिटिकल केस होते हैं जैसे मल्टीपल ट्रॉमा, हाँ। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं हेड इंजरी लेके, मल्टीपल फ्रैक्चर जैसे एस्टेबुलर का फ्रैक्चर, थाई का फ्रैक्चर, जिनमें कई बार हमें लाइफ सेविंग सर्जरीज करनी पड़ती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको हम इमरजेंसी में जब बोन फिक्स कर देते हैं, तो अब मानिए जब आपकी बोन बिल्कुल हिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होती जा रही है। तो जैसे ही वो हमारे पास आते हैं, हम एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, चाहे वो न्यूरो सर्जन हो, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पेशली, हमारा मेन रोल होता है हम बोन फिक्स कर दें।
अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इंटरनल नेल डाल पाएँ, तो हम एक्सटर्नल फिक्सेटर देखे होंगे, हमने फ्रेम लगाए होते हैं। हाँ, जैसे ही हम बोन को फिक्स करते हैं, पेशेंट का ब्लड लॉस कम होता है, वो स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही हम जब हमारा एसिटाबुलर फ्रैक्चर होता है या पेल्विक फ्रैक्चर होता है, उसमें भी हम फ्रेम लगा देते हैं। उसको हम जैसे ही स्टेबल करते हैं, उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। और यंग पेशेंट्स में जब हम उसके बाद मल्टीपल सर्जरीज के बाद व्हेन वी गिव देम द बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट फैसिलिटीज़, तो कुछ महीनों में, 6 महीने, साल में वो एक्चुअली चल के आते हैं हमारे पास। दैट इज़ मोस्ट ग्रेटिफाइंग फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और एक ऐसी समस्या है जो आज की डेट में हिंदुस्तान के लगभग हर एक परिवार में है, और जाहिर सी बात है इसके बारे में लोगों का अवेयर होना चाहिए कि आपको ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी है कि आप उस सिचुएशन में ना पहुंचे जहां आपको घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाए, या फिर आपके सामने कोई और क्रिटिकल सिचुएशन है। आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह वो बाकी के केस अलग हो गए, हाँ जी। लेकिन कम से कम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, तो उसे तो सही समय पर समझ लेना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि बिन बैटरी के मोबाइल, बिन ऑयल के इंजन, और ऐसे ही शरीर बिना घुटनों के, बिना इन सब जॉइंट्स के नहीं चल सकता है। तो इसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक फॉर यू, जॉइनिंग अस। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और दर्शकों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।